गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कार्डन्स मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन मींस एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। और कार्डन्स मेथड के आप लोग क्वेश्चंस तो कर चुके हैं। सो आप लोगों को पता है कि कार्डन्स मेथड किस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। कार्डन्स मेथड सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है उन क्यूबिक इक्वेशंस को के लिए जिनमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती। तो ये हमने जनरल क्यूबिक इक्वेशन ले ली। अब आप जनरल जब क्यूबिक इक्वेशन लेते थे तो हम कुछ ऐसा लेते थे ना, a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे 3a1 और 3a2 लिया है। ये सिर्फ कार्डन्स मेथड में जो कैलकुलेशन आएंगी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कार्डन्स ने ये ऐसी वाली जनरल क्यूबिक इक्वेशन कंसिडर की थी, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में ना डील करना पड़े, इसलिए हम इसके प्लेस पे ये ले रहे हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ले सकते हो ना कि 3a1 की जगह पे आप कंसिडर कर लो कि वही हमारा एक कांस्टेंट है ना। 3a1 भी क्या है, एक नंबर है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। अगर आपने उसको 3a1 भी ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपको कुछ बोला जाए कि हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से जो आपकी हुआ करती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप बोलोगे हमारा b कितना है 5। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको कंपेयर किसी और इक्वेशन से करो, मतलब मैं कुछ ऐसे बोल दूँ कि इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c से, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा जो 2b है वो कितना है 5। बट बेसिक थिंग इज दैट कि x का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ पे भी चाहे इससे कंपेयर करो चाहे इससे कंपेयर करो, तो आप चाहे वहाँ b लिखो 2b लिखो या आपने यहाँ a1 लिख लिया या 3a1 लिख लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक्स क्यूब का कुछ कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कुछ कॉफिशिएंट, एक्स का कुछ कॉफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म चाहिए थी, वो आपको सब मिल गई हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए आपको पता है कि h होता है -a1 अपॉन na0। सो दैट विल बी a1 के प्लेस पे आपके पास है 3a1, n इज 3 एंड a0 इज a0 विद नेगेटिव साइन। तो आप h इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ऑफ a1 बाय a0। इस नंबर से आप सिंथेटिकली डिवाइड करोगे और जब डिवाइड करोगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी उसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी। और जब आप सिंथेटिकली एच से डिवाइड करते हो तो वेरिएबल चेंज कर देते हो। यहाँ एक्स के प्लेस पे हमने ले लिया जेड, और उस जेड की क्या वैल्यू होगी, यही ना। क्योंकि आप क्या करो पहले ए नॉट से, क्योंकि इससे डिवाइड किया हुआ है, इससे डिवाइड करना है तो आप ए नॉट से सिंथेटिकली ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दो और a1 से सिंथेटिकली डिवाइड कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में आपने कितनी बार किया है ना, जब आपके पास आ जाता था कि 1/3 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते थे, 3 से रूट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे और 1 से सिंथेटिकली डिवाइड कर लेते थे। तो वहाँ पे भी जैसे z की वैल्यू बनती थी यही वाली z की वैल्यू बनी है। बाकी आपने जो उसका कॉफिशेंट, जो z का कॉफिशेंट आ रहा था, मतलब मतलब x के साथ जो टर्म्स आ रही थी वो ये बन रही थी, उसको आपने z कंसिडर कर लिया और इस वाली जो कांस्टेंट टर्म आई वो ये बनी सिंथेटिकली डिवाइड करने में, इसको आपने g कंसिडर कर लिया तो वो इस फॉर्म में लिख दिया आपने इक्वेशन। अब आपको पता है कार्डन्स मेथड में आप z इज इक्वल्स टू यू प्लस वी कंसिडर करते हो, तो हमने कार्डन्स मेथड में z इज इक्वल्स टू यू प्लस वी लिया। फिर वही जो क्वेश्चंस में करते थे, दोनों साइड क्यूबिंग करके इक्वेशन को कंपेयर किया जो हमें गिवन इक्वेशन थी, मतलब इसके साथ इसको कंपेयर किया। तो आपने क्या फाइंड करते थे आप, एक तो u क्यूब इंटू वी क्यूब फाइंड करते थे कि कितना आएगा, और एक फाइंड करते थे u क्यूब प्लस वी क्यूब कितना आएगा। तो आपने वही दोनों किए, ये भी निकाल लिया और दोनों का सम भी निकाल लिया। अब याद है ना, हम टी में एक इक्वेशन बनाते थे जिसके रूट्स u क्यूब और v क्यूब होते थे, मतलब सम ऑफ रूट्स हमारा ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो गया, तो वो इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इज -g, तो टी स्क्वायर प्लस जी टी माइनस एच क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ये बन गई। और जैसे क्वाड्रेटिक बनती थी हमें उसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा के
टी की जो दो वैल्यूज आएंगी उनमें से किसी एक वैल्यू को यू क्यूब और किसी सेकंड वाली वैल्यू को वी क्यूब कंसिडर करना होता है ना। तो अब हम वही करने वाले हैं। तो हमने टी की वैल्यू ये फाइंड कर ली बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। तो टी हमारा ये आ गया। अब प्लस वाली को हम वी क्यूब यू क्यूब ले लेते हैं, माइनस वाले को वी क्यूब ले लेते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो जैसे मर्जी। तो यहाँ पे जैसे बुक में लिखा हुआ है मैं वैसे आपको बता रही हूँ। तो प्लस वाले को यू क्यूब और माइनस वाले को वी क्यूब ले लिया। अब आपको इसके रूट्स मतलब आपको वी क्यूब और यू क्यूब तो नहीं चाहिए ना, ये दोनों, ये यू क्यूब है बट आपको तो यू चाहिए, ये वी क्यूब है बट आपको वी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पावर 1/3 करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको पता है जो सिंपल सी इक्वेशन होती है कौन सी, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इसके रूट्स क्या होते हैं आपको आता है ना सॉल्व करना। इसको फैक्टराइज करो। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो x माइनस 1 मिलता है और एक मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स एक तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट है यहाँ से, और यहाँ से आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आटा √3/2। आप सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा। तो इसकी जो प्लस वाली वैल्यू होती है हम इसकी एक वैल्यू को बोल देते हैं ओमेगा, ठीक। और अगर आप इसी टर्म का स्क्वायर कर दो तो वही माइनस वाली वैल्यू आ जाती है, मतलब ओमेगा स्क्वायर। तो इसके 3 रूट्स होते हैं कौन, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर। जैसे आपने आयटा नेम दिया हुआ ना कि √(-1), ऐसे ही इस टर्म को नेम दिया गया है ओमेगा का। तो इतना क्लियर हो गया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको ये फाइंड करना है कि इसके क्या क्या रूट्स आएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि u, देखो u क्यूब का एक रूट तो u आएगा, बाकी 1 की पावर 1/3 से निकाल सकते हैं, मतलब 1 जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे अगर आप उसको u से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसके रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ढंग से समझ नहीं भी आ रहा है तो नेक्स्ट सेम में जब आप पढ़ोगे ना आपने यही पढ़ना है कि इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि जो इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, उसको अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे u से तो u क्यूब के रूट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको v क्यूब के रूट्स फाइंड करने हैं तो आप v से मल्टीप्लाई कर दो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर को, तो आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे। सो यही लिखा हुआ है। Now from above we obtained 3 values of u omega and u omega square। 1 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया u से, और 3 values of v are v omega and v omega square, where omega and omega 1 are imaginary cube roots of unity। Thus to obtain the value of z, अब z की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो आपको u भी मिल गया, आपको v भी मिल गया। आपको 3 वैल्यूज़ चाहिए होती है ना, 3 रूट्स हैं तो आपको 3 वैल्यूज़ मिल गई। बट आप कौन सी वाली वैल्यू किसके साथ पिक करोगे ये कैसे पता लगेगा, आपको इस टाइप से पिक करना है। देखो जब भी आप u इंटू वी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -h आ रहा है, आपने जो पीछे कंपेयर किया था, एंड h इज़ अ रियल नंबर। तो आपको ऐसा कुछ कंसिडर करना है, उन दोनों का सम करना है ना, क्योंकि u और v इस इक्वेशन के रूट्स का सम है ना, u प्लस v करके आ रहा है। उन दोनों को प्रोडक्ट करके रियल वैल्यू आनी चाहिए, है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट करके रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो एक तो आप u और v ही ले लो, तो एक ले लिए u प्लस v। एक u ओमेगा के साथ आप ऐसा नंबर लोगे सो दैट उस नंबर को मल्टीप्लाई जब आप करो तो एक रियल नंबर आए। तो आप u ओमेगा के साथ v ओमेगा स्क्वायर लोगे, क्यों, क्योंकि u ओमेगा इंटू v ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, u इंटू वी इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि ये किसका रूट है, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का, और वो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है ना। ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया -h, तो ये भी रियल वैल्यू ही आई। तो इसलिए हमने
ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म उठाए। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म है तो इसके साथ ओमेगा वाली टर्म पिक कर लो। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 आपके सोल्यूशन आ गए। द 3 वैल्यूज ऑफ z बीइंग नोन, द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x कैन बी ऑब्टेन्ड। क्योंकि आपको z की वैल्यूज मिल गई तो आप x की वैल्यूज वहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका कार्डन्स मेथड। अब अगर आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स डिस्कस करने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जो आपके स्क्वायर वाली इक्वेशन होती थी, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, उसके नेचर ऑफ फ्रूट्स डिस्कस करने के लिए आपके पास एक चीज़ होती थी, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता था तो हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता था तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते थे, और अगर ये नेगेटिव होता था तो इमेजिनरी रूट्स आते थे। अब इसी के बेसिस पे, इसी की हेल्प से, इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम फाइंड करने वाले हैं, मतलब जैसे यहाँ पे फाइंड करते थे ऐसे ही अब क्यूबिक इक्वेशन का आपको कैसे पता लगेगा कि किसके रूट्स किस टाइप के आने वाले हैं, वो अब हमने पढ़ना है। तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन होती है कार्डन्स वाली, जहाँ पे z u प्लस वी होता है। इसको सॉल्व करके आप, ये वही सब पुराना लिखा हुआ है, आप यहाँ तक पहुँच गए थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, और उस क्वाड्रेटिक के रूट्स ये आए थे, एक को u क्यूब लिया था, एक को v क्यूब लिया था, ये सब वही पुराना लिखा हुआ है। फिर आपने इससे आगे क्या देखा था? इससे आगे आपने देखा था कि इसके 3 रूट्स आए थे, u ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, u ओमेगा एंड u ओमेगा स्क्वायर। v के 3 रूट्स आए थे, v ओमेगा एंड v ओमेगा स्क्वायर। और z की जो वैल्यूज थी, हमने एक u प्लस वी ली थी, और बाकी दोनों ऐसे लिए थे कि u इंटू वी क्या बनना चाहिए? रियल वैल्यू बननी चाहिए। अब देखो आगे। अगर मैंने ये लेट कर लिया कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स हैं, तो एक रूट कौन है? u प्लस वी। तो u प्लस वी या तो अल्फ़ा होगा या बीटा होगा या गामा होगा, इन तीनों में से एक होने वाला है। तो लेट से हमने ये सोच लिया कि ये अल्फ़ा है, ठीक है, आप बीटा भी एज्यूम कर सकते हो, दैट्स योर। हमने अल्फ़ा इसको एज्यूम कर लिया। सेकंड वाला कौन था आपका? यू ओमेगा एंड वी ओमेगा स्क्वायर, और थर्ड था यू ओमेगा स्क्वायर एंड वी ओमेगा। तो तीनों को, फर्स्ट वाले को अल्फ़ा, सेकंड वाले को बीटा, थर्ड वाले को गामा लेट कर लिया। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या होंगी? तो मैंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ लगा दी यहाँ पे, है ना। ये ओमेगा था, मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, और ये ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है ना। प्लस वाला ओमेगा होता है, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये टर्म्स आपने सॉल्व कर ली, ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब देखो आपको कैसे पता लगेगा कि नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे हैं। आपको याद है ना कि u क्यूब और v क्यूब आए क्या क्या हैं? आपने जो u क्यूब फाइंड किया है उसके अंदर रूट में क्या टर्म है? g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब। तो जो g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके बाकी दोनों रूट्स कैसे आएंगे। अब ये कैसे पता लगने वाला है? देखो, अगर g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब पॉजिटिव होता है तो आपने जो t फाइंड किया है उसके अंदर ये रूट में है ना, माइनस जी माइनस ऐसे करके, और डिवाइडेड बाय 2 है। तो अगर ये टर्म आपकी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब ये रियल वैल्यू आएगी, और ये भी रियल है, ये भी रियल है, मतलब आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, है ना। जैसे वहां पे डिस्क्रिमिनेंट होता था, ये आपका बिल्कुल डी का काम कर रहा है। जैसे ही आपका डी पॉजिटिव होगा तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी। सो यू एंड वी आर बोथ रियल, सो अल्फा इज रियल। तो अल्फा तो रियल आ गया, क्योंकि अल्फा कैसे बना था? u प्लस वी से, तो अल्फा रियल आ गया। बट बीटा एंड गामा आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस। ये कैसे पता लगा? क्योंकि बीटा और गामा आपने देखा तो अभी, ये जो बीटा की वैल्यू है ये वाली आई है, और जो गामा की वैल्यू है बस इसी में प्लस की जगह माइनस कर दो। तो आपको याद है ना कॉम्प्लेक्सेस कैसे फाइंड करते थे? अगर 2 + 3 आइटा होता था तो इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? 2 - 3 आइटा। तो बस आइटा को माइनस आइटा से अगर रिप्लेस कर दे तो वो
कॉन्जुगेट मिल जाता है। तो आपका अल्फा तो रियल हो गया, बट आपके जो बीटा और गामा हैं वो कैसे हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब नेक्स्ट में अगर ये नेगेटिव हो जाए g² + 4h³ तो क्या होगा, अगर ये नेगेटिव होता है देन रूट्स ऑफ 3 आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। कैसे पता लगा, क्योंकि u³ और v³ दोनों कॉन्जुगेट होंगे, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव अगर बनता तो ये इमेजिनरी वैल्यू आएगी, मतलब आपका जो u³ आएगा वो भी इमेजिनरी, जो v³ आएगा वो भी इमेजिनरी। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि एक में सिर्फ प्लस है और इधर देखो ना, एक में यहाँ पे प्लस वैल्यू है, दूसरे में माइनस वैल्यू है, तो u³ और v³ आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे। तो u + v तो रियल आएगा, क्योंकि जब आप कॉन्जुगेट्स को ऐड करते हो तो वो रियल ही आता है, और जब आप उनको माइनस करते हो तो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर आता है। पता है ना, 2 + 3 आइटा और 2 - 3 आइटा, दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा, बट जब दोनों को माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आइटा आइटा वाली टर्म बचेगी, तो वो क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी आएगा। तो जो ओवरऑल अल्फा बीटा गामा है वो क्या क्या आएंगे, देखो ये तो अल्फा ही है, तो अल्फा तो रियल ही आ गया। बीटा और गामा क्या क्या आने वाले हैं, यहाँ से देखो u + v और u - v करोगे, देखो u + v किस टाइप का नंबर है, यहाँ रियल, और u - v प्योरली इमेजिनरी। तो ये टर्म पूरी क्या बनी, रियल, और ये पूरी टर्म इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइटा आइटा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये टर्म भी रियल नंबर और ये टर्म भी रियल नंबर, तो ओवरऑल पूरा क्या आ जाएगा, ये रियल। और ऐसे ही ये टर्म आपकी रियल और ये वाली टर्म आपकी इमेजिनरी को आइटा से मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या बनेगी, रियल, तो दोनों रियल। तो जैसे ही दोनों रियल बने आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल। तो ये भी हो गया। अब थर्ड केस, जब ये 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाता है तो u³ और v³ दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि एक में प्लस करके यही रूट में, एक में माइनस करके ये रूट में, तो दोनों के रूट -g/2 हो जाएंगे। सो u और v दोनों सेम, तो ऑल द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा गामा आर इक्वल, सब कुछ सेम सेम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो ना, अगर u v सेम हो गए तो u - v 0 ना, तो ये टर्म तो खत्म, अगर ये टर्म खत्म तो सिर्फ दोनों में क्या बचेगा, -½ u + v -½ u + v, तो तीनों रूट्स क्या आ गए, रियल एंड इक्वल। अब अगर g और h दोनों ही 0 हो जाए, g भी 0 हो जाए और h भी 0 हो जाए, तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या थी, z³ + 3hz + g = 0, ये हमारी इक्वेशन थी। अगर हम ये बोलते हैं कि h भी 0 g भी 0, तो ये दोनों टर्म तो खत्म, वी आर लेफ्ट विद z³ = 0, so the equation becomes z³ = 0, then the 3 roots are equal। क्यों, क्योंकि जो 3 रूट्स आएंगे वो कौन है, 0 0 and 0, so all the roots are equal। ठीक है, क्लियर।